नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। दोस्तों बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की महोदय की। वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया। याद रखना है दोस्तों, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो दोस्तों इन्होंने इसमें बताया है कि विकास जो होता है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किसी एक प्रमुख आलोचना क्या थी? दोस्तों कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें जो आलोचना इनकी की गई है वह आलोचना दोस्तों क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यानी कि दोस्तों इनका जो झुकाव था कोहलबर्ग का पुरुषों की तरफ था, इन्होंने महिलाओं में जो नैतिकता की बात नहीं की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा है, उसमें एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप चेक कर लीजिए ऑप्शन, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता हूं आपको दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थियों अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रकार की पद्धतियां अपनाएंगे, इस प्रकार के तरीके अपनाएंगे जिसमें शिक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, स्वयं के अधिगम के लिए पहल करें, स्वयं अपने आप को लर्निंग के लिए क्या करें, मेहनत करें, पहल करें और उससे वो क्या हो, प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो। यानी कि तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, आपसे दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है सीधे सीधे कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ये भी याद रखना है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। तो दोस्तों बता दें बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ओरिजिनल सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई और उसके बाद संशोधन करके इन्होंने दोस्तों 9 बुद्धियों का वर्णन किया है। तो इसमें एक बुद्धि बताई इन्होंने आत्मबोध, तो जो जिसमें अपने आप के बारे में व्यक्ति जानने की कोशिश करता है उसे आत्मबोध बुद्धि कहते हैं। और उसमें दोस्तों जो बुद्धि है वो आती है आपकी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसमें हम अपने बारे में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। दोस्तों वाइगोत्स्की ने भी सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों में एक प्रमुख भिन्नता है, वह भिन्नता आपको बतानी है। यदि आपने इन वैज्ञानिकों का सिद्धांत पढ़े हैं तो आप जरूर निश्चित रूप से इसका आंसर दे पाएंगे। बताइए दोस्तों। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना है। ऑप्शन बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन सी भाषा चिंतन के बारे में दृष्टिकोण और ऑप्शन डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इनका दोस्तों जो भिन्नता हमें बतानी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों बताते चलें आपको, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा पहले आती है। क्या कहा दोस्तों इन्होंने कहा भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। किसने कहा दोस्तों? ये बात कही है वाइगोत्स्की महोदय ने। जबकि इसका ठीक विपरीत कहा है पियाजे महोदय ने। पियाजे ने कहा है विचार पहले आते हैं और फिर क्या आती है, भाषा आती है। तो आपको दोस्तों याद भी रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं हम इसको। यस दोस्तों, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं की विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? आपसे पूछा जा रहा है आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी लड़कियों में कलाओं के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। जो कला विषय होता है उसमें लड़कियों के अंदर क्या होता है, पहले से ही थोड़ी सी प्रतिभा पाई जाती है। जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन
के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है वह प्राकृतिक रूप से दोस्तों कैसी बनी होती है, इस टाइप से ही बनी होती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। क्या दोस्तों? आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहती है, उसके विद्यार्थी जो है आंतरिक रूप से प्रेरित हों। तो इस संदर्भ में वह क्या करना चाहिए उसको? तो दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना चाहिए। एक समान मानकों नहीं दोस्तों, कुछ बच्चे धीमे सीख पाते हैं तो उनके लिए एक समान मानक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बी, सी ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतिम परिणाम पर हमें ध्यान नहीं केंद्रित करना है, हमें उसके बजाय क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली बच्चों की अधिगम यानी लर्न करने की जो प्रक्रिया पर ध्यान देना है कि वो कैसे लर्न कर रहे हैं। उनके लर्निंग प्रोसेस पर जब हम ध्यान देंगे तो उन्हें अच्छे से बता पाएंगे कि उनकी प्रगति कहाँ तक हुई और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि दोस्तों क्या कह रहा है कि कक्षा परीक्षण है और उसमें प्रदर्शन करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, लेकिन बच्चा क्या होता है, असफल हो जाता है। तो ये किस तरफ संकेत करती है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों हम वो आंसर बिल्कुल चूज नहीं करेंगे जिसमें बच्चे की गलती निकाली जाए। देखो दोस्तों इसमें क्या कहा जाए, बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है तो ऑप्शन ही कट जाएगा। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ऑप्शन हमें वो दोस्तों बिल्कुल टिक नहीं करना है जिसमें बच्चों की कमी निकाली जाए। तो इस हिसाब से आपका बी इज द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों भाषा में समझते हैं अपनी भाषा में कि बच्चे हैं कुछ गलतियां करते हैं और जो गलतियां करते हैं तो हम उनकी गलतियों को किस तरीके से हमें लेना चाहिए ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से। ऑप्शन ए, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है इसलिए गलतियां करते हैं। हमने दोस्तों अभी बताया आपको कि बच्चों की हमें बिल्कुल भी गलती नहीं देनी है, वो आंसर आपका गलत होता है। ऑप्शन बी, बच्चों की ध्यान में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करने वाले हैं, इसमें भी बच्चे की फॉल्ट निकाली जा रही है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, बच्चों की आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। बच्चों ने अभी तक संकल्पना स्पष्ट नहीं की है, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। एक विद्यार्थी है वह मुख्य बिंदुओं पर क्या करती है, रेखांकित करती है। उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है और उसका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना लिया तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुति करती है। वह क्या कर रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर होगा, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करती है। विचारों का संगठन है और अपने चिंतन को क्या करती है, एक निर्देश दे रही है, निर्देश देने की कोशिश करती है। ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? क्या कह रही है, एक अध्यापिका है और वह चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे से समस्या का समाधान कर पाएं, एक अच्छे समाधानकर्ता बन पाएं। तो एक अध्यापिका होने के नाते क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दोस्तों बिल्कुल ए इज द राइट आंसर होगा। हम क्या करेंगे, बच्चों को विभिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं देंगे और जब वे समस्या सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको थोड़ी सी हेल्प भी करते चलेंगे। ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ये कुछ कथन है और आपको बताना है आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम यानी लर्निंग बाह्य उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि यदि आप बच्चों को गिफ्ट दोगे तो ही सीखेंगे, अगर गिफ्ट नहीं दोगे तो नहीं सीखेंगे। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक
इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाए। ऐसा भी जरूरी नहीं, यदि आप बच्चे को अंक नहीं दोगे तो क्या बच्चा सीखेगा नहीं? बिल्कुल, बच्चा जब जन्म से 5 वर्ष तक तो वैसे ही सीखता रहता है, उसको क्या कौन से अंक मिलते हैं? तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी देखते हैं, अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। दोस्तों क्या कहा इन्होंने? केवल, बस इन्होंने ये केवल लगा दिया, इसने गड़बड़ कर दिया है। केवल वाले आंसर हमेशा नेगेटिव होते हैं। केवल, अधिगम केवल तभी होता है यदि वह बाहर व्यवहार से सुस्पष्ट हो। नहीं दोस्तों, काम गड़बड़ कर दिया केवल ने। और लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की को अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने कहा कि समाज जो होता है बच्चे को प्रभावित करता है अधिगम के लिए, तो डी इज द राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? इससे पहले दोस्तों हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था और इसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। माता पिता एवं भाई बहन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस बच्चे की क्या करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं। इसमें देखो दोस्तों, अभी छोटा बच्चा होता है, पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष। और अभी वो छोटा बच्चा होता है, टीचर से इतना संबंधित नहीं होता है, तो जहाँ पे अध्यापक है वो वैसे ही कट जाएगा ऑप्शन। और दोस्त अभी छोटे होते हैं, वो आप उस जानकारी दे नहीं सकते, तो माता और पिता, भाई बहन, ये डी आंसर इसका राइट होगा। आइए दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यस दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? दोस्तों हम इसको बता देते हैं आपको। प्रकृति पालन पोषण, प्रकृति को हम जो पोषण है हम उसको कहते हैं, जो पोषण है उसको हम कहते हैं परिवेश, और जो प्रकृति है वह क्या है? वंशानुक्रम। वैज्ञानिकों ने पोषण को कहा है वातावरण, और वहीं प्रकृति को कहा है वंशानुक्रम। प्रकृति को वंशानुक्रम कहा है और पोषण को वातावरण कहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं दोस्तों, इस हिसाब से आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद में वंशानुक्रम और परिवेश भिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम यानी कि हम माता पिता से कुछ गुण लेकर के पैदा होते हैं, और जिस परिवेश में हम पैदा होते हैं वो परिवेश भी हमारे ऊपर गहरा असर छोड़ता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट बात करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। दोस्तों इससे पहले भी हमने जब प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें सामाजिकरण का हर पेपर में सामाजिकरण से एक ना एक प्रश्न बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है किस प्रकार की? ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों और उपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन बी, घुलने मिलने तथा समायोजन की। ऑप्शन सी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ऑप्शन डी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्या हमारे समाज में क्या मूल्य हैं, क्या विश्वास हैं, उनको अर्जित करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।